आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार। कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए दुनिया के कई देशों में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। देश की बात करें तो देश में कोरोना टीकाकरण से अब तक 15,82,201 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। लेकिन इससे जुड़ी सूचनाएं और सुझाव कई बार हमें पेचीदा लग सकती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी तथ्य हैं जो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि आखिर ये वैक्सीन कैसे काम करता है। वैक्सीन को लेकर बहुत से संशय हैं, बहुत से सवाल हैं। कोरोना को लेकर अभी भी बहुत से संशय हैं, बहुत से सवाल हैं हमारे मन में, और अब इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम रोजाना ठीक 9:30 पर आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं उन सभी सवालों के निराकरण के लिए, और हमारे साथ होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो आपके सवालों का जवाब देते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। श्रोताओं, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर से श्रोता हैं तो इस नंबर से पहले 01 लगाना न भूलें। डॉक्टर संजय, वैक्सीन को आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सकीय उपलब्धियों में से एक माना जाता है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो टीकों की वजह से हर साल लाखों लोगों की जान भी बच पाती है। कोरोना टीकाकरण इसमें कितना कारगर है? देखिए, जब कोरोना का एपिडेमिक लास्ट ईयर फैला था तो एक निराशा सी आ गई थी सबके मन में कि कोरोना का एपिडेमिक कब जाएगा, कैसे जाएगा। लेकिन आपने देखा कि साइंटिस्ट्स ने और रिसर्चर्स ने 6 महीने से 9 महीने के अंदर कोरोना का टीका उपलब्ध कराया, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। और यह मानना चाहिए कि यह कोरोना के ऊपर आखिरी प्रहार है, और अगर हमने इसमें सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया तो मुझे बिल्कुल संशय नहीं है कि आने वाले कुछ महीनों में हम कोरोना पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लेंगे। जी डॉक्टर संजय, कोविड से स्वस्थ होने की दर सुधर चुकी है, वो 96.83% हो गई है। इसमें क्या सिर्फ कोरोना टीकाकरण या सिर्फ हमने जो एहतियाती उपाय बरते हैं वही हैं, या इसके अलावा भी और कुछ है? देखिए, जैसे जैसे कोरोना की एपिडेमिक बढ़ती गई, हमने देखा कि सितंबर में इसका पीक था जी, और मिड सितंबर में अगर आप सरकारी आंकड़ों को देखें तो करीब 97,000 केसेज रोज हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या अब कम हो रही है। फिर भी जब कोरोना के वैक्सीन आने के बाद सरकार का यह प्लान है कि मार्च तक हम जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं या जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको हम कवर कर लें, और काफी बड़ी आबादी को जुलाई तक कवर कर लें जी। इससे जो सबसे बड़ी चीज होगी कि हमारा जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे जो हेल्थ केयर वर्कर है या जो 50 के ऊपर की जो पॉपुलेशन है या जो ऐसी पॉपुलेशन है जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो उसको अगर हम कवर कर लेते हैं तो ये मान सकते हैं कि काफी एक बड़ा पॉपुलेशन हमने कवर कर लिया जी। और सरकार का यही प्लान भी है, और इसीलिए अलग अलग चरणों में टीकाकरण का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि अभी जो टीकाकरण का प्रयास है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनमें लगाया जा रहा है, और बहुत जल्दी ही हम सेकंड स्टेज में जाएंगे जहां 50 से ऊपर की जो पॉपुलेशन है या जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिसको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज है उसको हम टारगेट करेंगे। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे सरकार का प्रयास है कि आने वाले कुछ महीनों में हम कोरोना पे पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लें। डॉक्टर, कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं, टीकाकरण भी हो चुका है शुरू, और इसकी सफलता इस पे भी निर्भर कर रही है कि हमारे जो इतने भी पड़ोसी देश हैं वो हमसे टीके की उपलब्धता के बारे में पूछ भी रहे हैं।
अब क्या हमें कोरोना को लेकर जितने भी एहतियाती उपाय हम कर रखे थे, क्या उनमें अब हमें कमी कर देनी चाहिए? नहीं, हमें यह सबसे बड़ी सबक कोरोना से लेनी चाहिए कि हम जिन उपायों को पिछले कुछ महीनों से अपना रहे हैं उसे हमें अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। जैसे सफाई रखना, भीड़ भाड़ कम करना, मास्क पहनना, यह आपके जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। आप जापान में देखिए, लोग जब भी काम पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, मेट्रो में ट्रेवल करते हैं और मास्क जरूर लगाते हैं। तो हमें उससे सबक लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कोरोना एक एपिडेमिक था, आया चला जाएगा और आगे आने वाले समय में अगर हम सतर्कता बरतते हैं तो हो सकता है कि इससे हमारी जीवन शैली चेंज होगी और कई सारी बीमारियां जो अभी हमारे देश में, जैसे कई वायरल इलनेसेज हैं या बैक्टीरियल इलनेसेज हैं, उस पे हम काबू पा सकते हैं। जैसे अस्पतालों में देखिए इतनी भीड़ होती है, अभी भी जो अस्पताल जब दोबारा चालू हुए हैं तब भी लोगों में बिल्कुल इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि भीड़ भाड़ न करें और इससे सबक लें, और अगर हम इससे सबक लेने में कामयाब रहे तो यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी डॉक्टर, मास्क को लेकर भी अभी भी कुछ लोगों के मन में संशय है। लोग कहते हैं कि मास्क लगाते समय जब वो चलते हैं तो सांस फूलने लगता है, या कुछ लोग एक की जगह दो मास्क भी लगा लेते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये एक वहम है, मास्क लगाने से सांस नहीं फूलता है। आपने पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ रहा था कि एक एथलीट ने 20 से 21 किलोमीटर तक की मैराथन भी दौड़ ली थी मास्क लगा के। जी। तो मास्क लगाने से सांस नहीं फूलता है। हाँ, मास्क लगाने से कई बार, जैसे अभी तो मौसम अच्छा है लेकिन गर्मी के दिनों में पसीने आ सकते हैं या कुछ सबसे बड़ी समस्या पसीने वाली होती है, तो आप 2 मास्क रखें और उसको बार बार यूज करें। लेकिन मास्क लगाने से सांस की समस्या या बाकी इस तरह की समस्या नहीं होती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मास्क लगाने के और कई सारे फायदे हैं। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में पॉल्यूशन या बाकी जाड़े में पॉल्यूशन कितना ऊपर तक चला जाता है। तो मास्क लगाने से हमें कोरोना के साथ साथ पॉल्यूशन से भी राहत मिलती है। तो इसे हम अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें तो हम कई और बीमारियों पर काबू पाने में समर्थ होंगे। जी, इस पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, बजरंग बली दिल्ली से। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार जी। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम पहली बार वैक्सीन लगा लेते हैं तो हमें दूसरा वैक्सीन का डोज लगवाना क्यों जरूरी है? क्या एक वैक्सीन से काम नहीं चल सकता? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि दूसरी वैक्सीन की जो डोज है वो इतनी जरूरी क्यों है, जबकि हमने एक डोज तो लगा ही ली है। देखिए, जो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है वो कई तरह की इम्यूनिटी होती है। तो जो पहला डोज है इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है, मतलब इनिशिएट करता है, और जो दूसरा डोज है उसको प्रोलिफरेट करता है। तो होता क्या है कि अगर आप पहला डोज लगा के छोड़ देंगे तो आपके शरीर में जो एंटीबॉडी बनेगी उसकी मात्रा पर्याप्त नहीं होगी और कम समय के लिए होगी जी। और अगर आप दूसरा डोज लगाते हैं तो एंटीबॉडी की मात्रा भी पर्याप्त होगी और उसकी लॉन्गेविटी भी ज्यादा होगी जी। और इसीलिए गैप रखा जाता है, क्योंकि जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो रिमेम्बर करते हैं, उसको याद रखते हैं कि पहले क्या हमारे अंदर इन्फेक्शन आया था, और जब वो इन्फेक्शन आता है तो अपने आप को, अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार करते हैं। उसी तरह जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो बॉडी उसको रिमेम्बर करता है और अपने अंदर एंटीबॉडी विकसित करता है। तो एक गैप देते हैं, जैसे 4 से 6 हफ्ते का गैप देते हैं और उसके बाद दूसरा डोज लगाते हैं। इसलिए दूसरे डोज के बाद ही हमारे शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी बनती है जो कि हमें लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर पाती है। डॉक्टर, क्या हम इसको पोलियो टीकाकरण की तरह भी देख सकते हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि 5 साल तक हर बच्चे को पोलियो की दवा पिलानी ही पिलानी है, और जिस तरह से सरकार कहती है कि इस दिन सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, क्या उसको इस तरह से भी जोड़ा जा सकता है क्या टीके को? देखिए, वैक्सीन कई तरह के होते हैं। जैसे जो हम ओरल पोलियो ड्रॉप देते हैं वो वैक्सीन अलग होता है, लेकिन पोलियो में भी एक वैक्सीन आता है जो कि किल्ड वैक्सीन होता है जी। तो कई तरह के वैक्सीन होते हैं, लाइव वैक्सीन होते हैं, किल्ड वैक्सीन होते हैं। तो अभी जो कोरोना का वैक्सीन जो भारत में है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन,
तो कोविशील्ड में बेसिकली एक एडिनो वायरस है जो आपके कोरोना वायरस से ही मिलता जुलता वायरस है और एक वीक वायरस है जी। तो वीक वायरस की वजह से बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है और डिजीज भी नहीं होती है। लेकिन कोवैक्सीन में डेड वायरस है, तो डेड वायरस का जो प्रोटीन है वो हमें एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। तो वैक्सीन के अलग अलग टाइप्स होते हैं और जिस तरह के वैक्सीन होते हैं उस हिसाब से उसकी डोजिंग निर्धारित होती है और उस हिसाब से दो वैक्सीन के बीच का इंटरवल डिसाइड होता है। तो हाँ, हम यह कह सकते हैं कि पोलियो वैक्सीन में जो डिसिप्लिन हमने दिखाया और उस डिसिप्लिन को दिखाने की वजह से हमने पोलियो को उखाड़ फेंका, वही डिसिप्लिन अगर हम इस वैक्सीन के बारे में भी रखें तो हम इसको उखाड़ पाने में जरूर समर्थ होंगे। डॉक्टर संजय, हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। इस बीच हमारे अगले श्रोता है राजस्थान के अलवर से रामकिशन अपने सवाल के साथ। रामकिशन जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए। हाँ सर जी, बिल्कुल कर लिया सर जी। अब बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, आपको भी। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि सर जी एक बात बताओ मुझे, क्या हकीकत में कोरोना वायरस है या सर ये यूं ही अफवाह उड़ रही है? जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वाकई में ही है या यूं ही अफवाह उड़ रही है? देखिए, इनका सवाल काफी काल्पनिक सवाल लगता है जी। और इस तरह के सवाल कई बार मन में आते हैं और लेकिन आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की वजह से कई लाख लोगों की जान चली गई और कई करोड़ लोग उससे प्रभावित हुए और आपके आसपास में भी देखा होगा कि कई लोगों की जान चली गई, या तो आपके परिवार में या आपके आसपास रिश्तेदार में। तो यह कहना कि ये काल्पनिक वायरस है गलत होगा और निश्चित रूप से कोरोना वायरस का जो एपिडेमिक हुआ वैसे तो अब काफी कम हो गया है, लेकिन कोरोना वायरस ने हमें काफी इस बात पर मजबूर कर दिया है सोचने पर कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए और विज्ञान में और अधिक रिसर्च और साइंस में और अधिक विकास की जरूरत है। डॉक्टर, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि कोरोना का जो टीकाकरण हो रहा है वो कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ा रहा है या अन्य दूसरी बीमारियों के अगेंस्ट भी, उनके खिलाफ भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा? देखिए, कोरोना का जो वैक्सीन है, अभी हमने आपको इसकी प्रक्रिया समझाई कि किस तरह से कोरोना के जो अलग अलग वैक्सीन है अलग अलग है। तो जो रेस्पिरेटरी वायरसेज होते हैं वो कई वायरस मिलते जुलते हैं, जैसे H1N1 है, उसी का एक टाइप कोविड-19 था, लेकिन उनकी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है उसमें थोड़ी बहुत चेंज होते हैं और उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी या उनकी जो एंटीबॉडी बनाने की क्षमता या उनकी सीवियरिटी डिजीज की वो अलग अलग होती है। तो जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन है उससे हमें सिर्फ कोविड-19 पे ही प्रोटेक्शन मिलने वाला है जी। और लेकिन यह एक रिसर्च का विषय है और इसमें आने वाले समय में हमें काफी उम्मीद है कि अभी और डेटा आएंगे और पब्लिकेशंस आएंगे और उससे और पता चलेगा कि क्या ये बाकी वायरसेस पे भी इसका इफेक्ट होता है या नहीं होता है। लेकिन अभी ये मान लेना चाहिए कि इसका हमें जो इफेक्ट है वो कोविड-19 पे ही होगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के माध्यम से आप फोन इन कार्यक्रम सुन रहे हैं जिसमें हम कोविड पर चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय पांडे। कार्यक्रम में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, आपके कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप 1800-115767 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा 23314444 पर भी फोन कर सकते हैं। इस नंबर से पहले 011 लगाना न भूलें अगर दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं। आइए अब मुरादाबाद चलते हैं, वहां से मकसूद हुसैन अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। मकसूद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी नमस्कार। जैसे कि सर ठीक होने वालों की दर, सर मेरे 2 प्रश्न हैं जी। ठीक होने वालों की दर 96.83% हुई जी। तो सर अगर वैक्सीन मतलब नहीं होती तो क्या हम कोरोना को इसी तरह से हरा सकते थे? सुरक्षित दूरी और मास्क वगैरह जो है सुरक्षित जो उपाय है लेकर के। जी,
मकसूद जी, आपका बहुत ही वाजिब सवाल है और बहुत ही अहम प्रश्न है। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, जब हमारे ठीक होने की दर, स्वस्थ होने की दर 96.83% हो चुकी है और तब जबकि कोरोना का टीकाकरण इतना नहीं हुआ है, तब भी कोरोना के टीके की क्या जरूरत है जब हम मास्क लगा के, हाथ धो के ही हम इससे स्वस्थ हो पा रहे हैं? देखिए, कोरोना का जो वायरस है उसकी एपिडेमिक 1 साल से फैली हुई है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत में तो केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन आप यूएस के केसेस देखिए, ब्रिटेन के केसेस देखिए, तो वहां केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जो बाकी पॉपुलेशन है जो अभी एक्सपोज नहीं हुआ है, उसमें कोरोना का वायरस अटैक कर सकता है। उस पॉपुलेशन को बचाने के लिए, उस पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वैक्सीनेशन की जरूरत है। दूसरे डॉक्टर, सवाल हम आपसे एक ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों के मन में संशय है, भाई मुझे तो कोरोना नहीं हुआ और आगे होगा भी नहीं क्योंकि मैं तो मास्क लगाता हूं, हाथ धोता हूं, वैसे भी मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, फिर भी क्या मुझे टीका लेना चाहिए? देखिए, टीका लेने का मतलब ही है कि जो एक्सपोज नहीं हुआ है वायरस से, उसको हम टीका देते हैं। उस 60-70% पॉपुलेशन को हम टीका देते हैं ताकि बाकी पॉपुलेशन में एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाए और पूरा पॉपुलेशन कवर हो जाए। टीके का मतलब ही यही होता है, चाहे कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जी। तो टीका तो उसी को दिया जाता है जिसको अभी डिजीज हुआ नहीं है। तो अगर आपको डिजीज नहीं हुआ है फिर भी आपको टीके की जरूरत है जी। अगर आपको टीका देंगे और 60-70% पॉपुलेशन को कवर करेंगे तभी तो हम वायरस के अगेंस्ट पूरे कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी आएगी और फिर पूरी तरह से कोरोना वायरस का जो एपिडेमिक है उस पर हम पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। इस कार्यक्रम में हमें पूरे देश से फोन कॉल्स आते हैं, तो आइए अब सीधा बिहार के सीतामढ़ी चलते हैं। वहां से सुजीत अपने प्रश्न के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। हेलो। नमस्कार। नमस्कार सुजीत जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, क्या सबको लेना अनिवार्य है क्या, और जो रोगी है, बीमार है, क्या उसको भी लेना है? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, क्या टीका परिवार में सबको लेना जरूरी होगा, जो रोगी है और जो निरोगी है, दोनों को? देखिए, अभी हमने प्रोग्राम में इस पर विस्तार से चर्चा की और हमने यही बताया कि जब तक हम पूरे पॉपुलेशन को कवर नहीं करेंगे तब तक कोरोना का जो एपिडेमिक है उसे हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पूरे पॉपुलेशन का मतलब यही होता है 60-70%, 80% जितना कवर कर ले। और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रायोरिटी एरिया डिसाइड की है कि हम पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद एल्डरलीज, उसके बाद जो 50s के ऊपर जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है और उसके बाद बाकी लोग। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने एक प्रायोरिटी बनाई है कि जिसको ज्यादा चांस है इन्फेक्शन होने का उसको हम पहले कवर करें और धीरे धीरे करके बाकी पॉपुलेशन को भी कवर करें जी। तो हाँ, आपके प्रश्न का जवाब यही है कि टीका सबको लेना जरूरी है जी। डॉक्टर, जिन व्यक्तियों को कोरोना हुआ है और वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है, तो क्या वो निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि भाई अब तो मुझे कोरोना होगा ही नहीं और मुझे टीके की लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो चुकी है, बढ़ चुकी है? देखिए, अगर आप कई सारे रिसर्च पेपर्स देखें तो कोरोना का इन्फेक्शन होने के बावजूद सब में एंटीबॉडी की मात्रा बराबर नहीं है। किसी में एंटीबॉडी कम है, किसी में ज्यादा है। तो जो भी जिनको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है उनको भी वैक्सीन लेने की जरूरत है। हाँ, वो वैक्सीन तब ले सकते हैं जब वो कोविड नेगेटिव के बाद 2 हफ्ते का समय है जी। तो इसका आंसर यही है कि आपको अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो भी आपको वैक्सीनेशन की जरूरत है। राजस्थान के जोधपुर से अब्दुल हाकिम हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। अब्दुल हाकिम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या प्रश्न है, क्या जिज्ञासा है आपकी? जी हाँ, नमस्कार आप दोनों को। जी नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हम सफर में जा रहे हैं और हमारे साथ में 2 साल के 3 साल के बच्चे हैं, तो वो बच्चे क्या मास्क तो लगाते नहीं है और वो ना अगर जो जबरदस्ती लगाएं तो वो रखते नहीं है जी। तो फिर उनको कैसे बचाएं, उनकी सुरक्षा कैसे करें? जी डॉक्टर, ये बहुत अहम सवाल है। बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, इरिटेशन उनको होती है,
तो उनको हम कोरोना से कैसे बचा सकते हैं? देखिए, मैं इनकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैंने उल्टा देखा है कि बच्चे मास्क ज्यादा लगाते हैं जी। और अगर बच्चे मास्क नहीं लगा रहे हैं तो इसका रीजन ये हो सकता है कि उनके घर में बाकी लोग नहीं लगाते हैं जी। तो बच्चे तो इम्यूलेट करते हैं, बच्चे तो देखते हैं कि वो सीनियर्स क्या कर रहे हैं। तो अगर घर के बाकी सदस्य मास्क लगा रहे हैं तो बच्चे और उनमें डिसिप्लिन और ज्यादा होती है जी। तो हमें एजुकेट करना चाहिए सबको, और अगर हम बाकी को एजुकेट करेंगे तो मेरे ख्याल से बच्चे तो लगाते ही हैं। मैं तो देखता हूँ ओपीडी में कि पेरेंट्स ने मास्क लगाया है तो बच्चे भी काफी मतलब कंफर्टेबली मास्क पहन के घूमते हैं। मतलब इसमें मेरे ख्याल से एजुकेशन की जरूरत है और फैमिली लेवल पे काउंसलिंग की जरूरत है जी। डॉक्टर, टीका तो हमको लग गया, इसके अलावा अगर हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो हमें क्या क्या उपाय करने होंगे? देखिए, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। आप बॉडी की फिटनेस को मेंटेन रखिए और खान पान पे ध्यान दीजिए, और अगर आपको कोई साथ में कोमॉर्बिडिटीज है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो उसको ट्रीट करिए। अलग से जैसे आपने देखे होंगे कई भ्रामक विज्ञापन कि इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और इससे कोरोना नहीं होगा, ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पे ध्यान न दें और इससे कई बार नुकसान भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप अपने जो न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, बॉडी की फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए और बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, उससे ही आपके बॉडी की इम्यूनिटी ठीक रहेगी जी। उत्तर प्रदेश से अमित तिवारी हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। अमित जी, स्वागत है आपका। अरे सर जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं छोटी माता मंदिर के निकट कुटरा जलाराम से आपका नियमित श्रोता अमित तिवारी बोल रहा हूँ जी। अमित जी, क्या सवाल है आपका? हमारा सर सवाल ये है कि जैसे कि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस पहले से है तो क्या कोई बीमारी यदि संकेत दे रही है कि बीमारी उसको हो जाएगी तो क्या बीमारी उस पर हावी हो सकती है कि मतलब उसको फिर वो बीमारी संक्रमण में फिर नहीं आ सकती है? डॉक्टर शायद ये पूछना चाहते हैं कि वो किसी बीमारी से पीड़ित है, कोमॉर्बिड है और कोरोना संक्रमण भी हो गया है, तो वो क्या बीमारी एक्सेलरेट हो सकती है, बढ़ सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जैसे हमने देखा कि जब कोरोना पीक पे था, सितंबर का महीना था, तो देखा था कि जो गुर्दे के पेशेंट्स हैं जी, उनमें कोरोना काफी ज्यादा था और उनमें मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा थी। तो इसी तरह जो कैंसर के पेशेंट हैं, जिनमें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जो ओबीस हैं, तो उनमें कोरोना का इन्फेक्शन सीवियर होने का ज्यादा चांस होता है। इसीलिए सरकार ने भी बार बार जो दिशा निर्देश जारी किए उसमें बड़ा ही क्लियर था कि इस पॉपुलेशन को हमें प्रोटेक्ट करना है ज्यादा जी। और जो भी बचने के उपाय हैं या जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है वो भी इस दिशा में काफी फोकस था कि इस पॉपुलेशन को हमें टारगेट करना है। आइए अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली चलते हैं, वहां से चांद खान हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। चांद खान जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। क्या जिज्ञासा है, क्या संशय है, क्या सवाल है? हेलो जी सर। जी, क्या सवाल है आपका चांद साहब? सर, मैं जैसे दुकान पे जाता हूँ तो जिसे पैसे वैसे वापस होते हैं तो क्या सैनिटाइजर करना जरूरी है सर? जी डॉक्टर, ये करेंसी की बात कर रहे हैं, नोट, और अगर ये सिक्के किसी से लेते या देते हैं दुकान पर तो क्या उनको सैनिटाइज करना जरूरी है? देखिए, इसके बारे में काफी कंफ्लिक्टिंग एविडेंस शुरू में आई, लेकिन करेंसी से कोरोना का ट्रांसमिशन नहीं होता है और इसके बीच में कंफ्लिक्टिंग एविडेंस आया था कि होता है नहीं होता है, लेकिन जो भी एविडेंस आए थे वो बड़े वीक एविडेंस थे। तो इसमें बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और आप साफ सफाई रखें, हाथ को सैनिटाइज करें और उसी से आप कोरोना पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर, इस कोरोना काल में हमने कोरोना से लड़ने के बहुत से उपाय सुझाए गए और हमने बहुत से उपायों को फॉलो भी किया है, इसीलिए कोरोना की जो दर है वो कम होती चली गई है। अब बात वैक्सीनेशन की आती है, तो वैक्सीन लेने से पहले और वैक्सीन लेने के बाद हमें क्या एहतियाती उपाय बरतने चाहिए? देखिए, वैक्सीन लेने से पहले सबसे जो जरूरी चीज है कि आप को अगर किसी चीज से एलर्जी है तो उसको आप डिस्क्लोज करें जी। क्योंकि जो बहुत ही एक
स्मॉल नंबर है, मतलब 1 लाख में 1 या मे बी 2 या 5 या 10, इससे ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है जी। तो ये रेयर है, लेकिन अगर आपको है तो उसको आप डिस्क्लोज करें और उससे आपको मॉनिटर करने में सुविधा होगी। और जब वैक्सीनेशन हो जाता है तो 30 मिनट्स तक इसलिए मॉनिटर करते हैं पेशेंट को जी, या जो भी जिसको भी वैक्सीन लगता है उसको, कि अगर एक रिमोट चांस भी है कुछ भी एलर्जी की या जो भी, उसको हम मॉनिटर करते हैं। और अगर 30 मिनट्स तक आप ठीक ठाक हैं, जो कि मेजोरिटी ऑफ द लोगों में वही होता है, तो फिर कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है जी। आइए अब बिहार चलते हैं। पटना से आदित्य अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको अभी टीकाकरण जो शुरुआत होगी उनकी, तो हम उनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से करवाएंगे ताकि हमें सूचनाएं मिले कि कब टीकाकरण हमें लगेगा। जी डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं कि किस माध्यम से इनके पास सूचना उपलब्ध हो ताकि ये अपने जितने भी बुजुर्ग हैं उनको ये टीका लगा सकें। देखिए, गवर्नमेंट ने इसके बारे में काफी कई तरह की गाइडलाइन, कई तरह की फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ये सारी जारी की हैं और आपको उसके माध्यम से, कोविन के माध्यम से बताया जा रहा है जी। तो आपको इसके बारे में बहुत ही आसानी से आपको जानकारी मिल जाएगी, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हम आपको यहाँ पे बता दें, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं अपने आप को कोविड वैक्सीनेशन के लिए, तो आप कोविन सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और जब भी आपके पास आपका नंबर आएगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आप टीकाकरण के लिए आ सकते हैं। स्थान और समय दोनों बताए जाएंगे। बिल्कुल। आइए अब बड़ौत से महेश जी से हम पूछते हैं उनका क्या सवाल है। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। लोग बाग जो तम्बाकू कागज जगह जगह थूकते हैं जी, और ना ही मास्क लगाते हैं, ना ही दूरी का वो करते हैं। आपसे अनुरोध है प्रशासन सख्ती की जाए। जी डॉक्टर, ये संदेश चाहते हैं आपसे कि लोग जगह जगह थूकते हैं, हाथ नहीं धोते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के सख्ती से ज्यादा जरूरी है आत्म अनुशासन की, और इसके बारे में आप जैसे इतने जागरूक हैं, आप आसपास के लोगों को जागरूक करें। और जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, सिर्फ सरकार के सख्ती से इस पे विराम नहीं लग सकता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप साफ सफाई रखें, इधर उधर थूके ना। उससे क्या है, कई और बीमारियां होती है, जैसे टीबी की बीमारी है। आप इतना थूकते हैं लोग, सो टीबी इंडिया में इतना कॉमन है, तो कोरोना वायरस ही नहीं बाकी बीमारियों पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें इतनी जरूरी है, भीड़ भाड़ ना करें, थूके ना। तो अगर आपने इसको फॉलो किया तो यह मैं मानता हूं कि आपने कोरोना संक्रमण से एक बहुत बड़ा मैसेज ले लिया। जी डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपने सुझाव, अपनी राय साझा करने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के सिर्फ 185 मरीजों का पता चला है। और अगर देश की बात करें तो देश में अब तक 15,82,201 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 1,91,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण भी हुआ है। और इस बीच टीके की जो कोविड से स्वस्थ होने की जो दर है वो सुधरकर 96.83% हो गई है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल इसी वक्त 9:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी नए सवालों के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ। इजाजत दीजिए मुझे यानी नवीन को। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।